हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं स्मिता एक बार फिर से आप सबका शिक्षा सिंधु में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप CTET 2022 की तैयारी कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको CTET 2022 की बेहतरीन तैयारी करवाई जाएगी। दोस्तों, आज के वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं मैथमेटिक्स के 22 दिसंबर के क्वेश्चन को, यानी 22 दिसंबर 2021 में जो एग्ज़ाम हुआ था आप सबका ऑनलाइन एग्ज़ाम, उसके प्रश्न हम लोग सॉल्व करेंगे। यानी CBT मोड में जो आपका एग्ज़ाम लिया गया था उसके मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले हम लोग 16, 20 और 21 दिसंबर के सभी सब्जेक्ट यानी CDP, मैथ, EVS, हिंदी, इंग्लिश सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, 150 क्वेश्चन। और आज हम लोग सॉल्व करेंगे गणित के क्वेश्चन को। इससे पहले हम लोग CDP के 30 क्वेश्चन पूरे सॉल्व कर चुके हैं 22 दिसंबर के, और आज सॉल्व करेंगे 30 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के। तो दोस्तों, अगर आप सभी CTET 2022 की तैयारी कर रहे हैं तो आप सबको पता होगा कि CTET में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। और 2021 के एग्ज़ाम के क्वेश्चन अगर आप लोग देखे होंगे तो देखे होंगे क्वेश्चन का जो लेवल था उसमें थोड़ा बदलाव किया गया था, लेवल थोड़ा हाई किया गया था, और क्वेश्चन के पैटर्न में थोड़ा सा चेंज आया था। हर एक क्वेश्चन के पैटर्न में कुछ ना कुछ चेंज आपको दिखा था। तो दोस्तों, अगर आप CTET 2022 की बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं तो आपको सबसे ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी है कि आप 2021 के क्वेश्चन से प्रैक्टिस करें। तो 2021 के सभी दिनों के क्वेश्चन, यानी आपका एग्ज़ाम 23 दिन तक चला था दोस्तों, तो 23 दिन के सभी पेपर 1 और पेपर 2 के सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन आंसर मैं शिक्षा सिंधु में आप सबके साथ करवाने वाली हूँ। तो शिक्षा सिंधु को अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल के साथ जल्दी से जुड़ जाएं, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा ये आपके CTET 2022 की तैयारी के लिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। आज के गणित के क्वेश्चन को सॉल्व करना 30 क्वेश्चन है, 30 नंबर का, यानी 1 नंबर का है एक क्वेश्चन, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। यहाँ हिंदी और इंग्लिश दोनों सब्जेक्ट में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, हर एक क्वेश्चन को आप खुद भी सॉल्व करने की कोशिश करें, और कितना सॉल्व कर पाए ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कुछ समझ में ना आए तो वो भी आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। और शिक्षा सिंधु को अब आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी देख सकते हैं, और साथ ही साथ ये जो क्लास होती है इसका जो वीडियो का PDF होता है वो आपके साथ शेयर कर दिया जाता है टेलीग्राम चैनल पे। तो टेलीग्राम चैनल भी ज़रूर ज्वाइन कर लें। और अगर आप CTET के मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो वो भी वहाँ पे 150 नंबर का जैसे CTET का टेस्ट होता है वैसे लिया जाता है टेलीग्राम चैनल पे। तो आप अगर शिक्षा सिंधु का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन आप सबके सामने में है, इसे सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि एक सामूहिक गतिविधि कराने के लिए कक्षा 4 की शिक्षिका अंजू ने कुछ कंकड़ों का प्रयोग किया। उसने कंकड़ों का 5वां भाग समूह 1 को, चौथा भाग समूह 2 को और तीसरा भाग समूह 3 को दिया। सभी को कंकड़ बांटने के बाद उसके पास 26 कंकड़ बचे हैं, तो वह कक्षा में कितने कंकड़ लेकर आई थी, ये आपको निकालना है। तो मान लीजिए कि अंजू जो शिक्षिका है वो लेके आई थी X नंबर ऑफ कंकड़, यानी कुछ कंकड़ लाई थी, तो मान लेते हैं कि X कंकड़ लाई थी। वो बांटी कितना, 5वां भाग समूह 1 को, यानी X का 5वां भाग दी किसको, समूह 1 को। X का चौथा भाग किसको दी, समूह 2 को। और X का तीसरा भाग किसको दी, समूह 3 को। यानी इतना कंकड़ वो क्या की, बांटी। तो जितना बांटी उसे हम जोड़ लेंगे और घटा लेंगे किस में से, टोटल नंबर ऑफ कंकड़ जो था, यानी X जो था टोटल नंबर ऑफ कंकड़, उसमें से घटा लेंगे जितना बांटी उसे। फिर इतना बांटने के बाद उसे कितना बचा था, उसके पास 26 कंकड़ बचे थे। तो क्या अब आप सब ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही आसान है ये क्वेश्चन सॉल्व करना। देखिए, इस तीनों का LCM लेंगे 5, 4 और 3 का, तो आएगा 60। फिर ऐसे आप सबको ये जोड़ तो आपको ऐसे करने आता ही होगा। कितना बचा है, 26 कंकड़ बचा है। तो अगर इसे सॉल्व करें, आप सब साथ में सॉल्व करने की कोशिश करें, देखते हैं कि किसका आंसर सबसे पहले आता है। मैं पहले सॉल्व कर पाती हूँ या फिर आप लोग, जल्दी से आप लोग बताइएगा कि आपका कितना आंसर आया था। ये ऊपर जाएगा तो 26 × 60 हम कर सकते हैं, यानी X = कितना होगा, 26 × 60/13, यानी कितने कंकड़ लाई थी वो, X का वैल्यू कितना आया, 120 आया।
तो वो कितने कंकड़ लेके आई थी कक्षा में? वो 120 कंकड़ ले आई थी। उम्मीद है आप सबको समझ में आया हो। अगर नहीं आया तो ज़रूर पूछ लीजिएगा एक बार। और हाँ दोस्तों, आप सब में से एक दोस्त ने एक क्वेश्चन पूछा था ग्रुप में, तो उस क्वेश्चन को भी हम आज के इस वीडियो के लास्ट में देखेंगे, उसका सॉल्यूशन क्या है। पहले हम 22 दिसंबर के क्वेश्चन को देख रहे हैं। दूसरे क्वेश्चन का ये इंग्लिश था और ये रहा हिंदी में क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि एक शिक्षिका कक्षा 2 के बच्चों को कागज़ पर कुछ बिंदु बनाने के लिए कहती है। यानी मान लीजिए कि ये स्क्रीन एक कागज़ का टुकड़ा है, इस पर बोलती है कि कुछ भी ऐसे रैंडमली कोई भी बिंदु बनाओ। उसके बाद कहती है कि बच्चों को उसी कागज़ पर एक आयत बनाने को कहती है जो उन बिंदुओं से होकर नहीं गुजरती। यानी एक रेक्टेंगल बनाने के लिए कह रही है जो कि उस बिंदुओं से होकर नहीं गुजर रही है। फिर वह बच्चों को आयत के भीतर जो बिंदु हैं उन्हें गिनने के लिए कहती है। यानी आयत के भीतर जैसे 1 2 3 4 5 बिंदु है आयत के भीतर, ये कहती है गिनने के लिए। तो इस गतिविधि के माध्यम से वह निम्नलिखित में से क्या नहीं पढ़ा सकती, यानी क्या नहीं सिखा सकती यह गतिविधि करा के। क्या वो संख्याओं की तुलना पढ़ा सकती है? ज़रूर पढ़ा सकती है। वो कहेगी कि अंदर की संख्या 5 है, बाहर की संख्या कितनी है, इस दोनों की तुलना करो, तो आयत की संख्या की तुलना पढ़ा सकती है। अंदर और बाहर के बारे में भी समझा सकती है कि अंदर रहा ये जो इस रेक्टेंगल यानी इस आयत के अंदर ये है और रेक्टेंगल के बाहर जो बिंदु है वो ये है, ऐसे करके। और स्थानिक समझ चौथा ऑप्शन है, एक बार देख ले चौथा ऑप्शन क्या है। स्थानिक समझ के बारे में भी बता सकती है। तो वो क्या नहीं पढ़ा सकती इसके थ्रू? वो आयत का क्षेत्रफल नहीं पढ़ा सकती कि आयत का क्षेत्रफल कैसे निकालें, वो इन बिंदुओं की सहायता से नहीं पढ़ा सकती। यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, एरिया ऑफ रेक्टेंगल वो नहीं पढ़ा सकती। अगला क्वेश्चन देख लें इंग्लिश में। व्हाट इज़ द नंबर ऑफ टेंस इन 708, यानी 708 में कितने दहाई हैं? दोस्तों आप सब ईमानदारी से ज़रूर बताइएगा कि आप सब में से कितने इसके सही आंसर दे पाएँ। आप सब जानते होंगे क्या ये कौन सा इकाई, दहाई और सैकड़ा। तो आपको क्या लग रहा होगा कि दहाई क्या है, 10 क्या है? बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि 0 है, लेकिन नहीं, यहाँ पे दहाई क्या है दोस्तों? यहाँ पे दहाई है 70, यानी 70 है दहाई। 708 में 70 दहाई यानी 70 10 है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न इंग्लिश में रहा ये, इसे देखते हैं हिंदी में भी। क्वेश्चन है कि 6 अंकों की एक संख्या, मैं हिंदी में ही ज़्यादा बताती हूँ क्योंकि आप सब में से ज़्यादातर आदमी हिंदी में सॉल्व करना पसंद करते हैं। तो क्वेश्चन है कि 6 अंकों की एक संख्या में 1000वें स्थान पर 4 अंक है। यानी 1 2 3 4 5 6, ये 6 अंक की मान लीजिए एक संख्या है जिसमें 1000वें स्थान पर कौन सा है? 4 है। यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यहाँ पे क्या है? 4 है। दहाई के स्थान पर जो अंक है वो 1000 के स्थान के अंक का 2 गुना है। यानी इकाई, दहाई, इस स्थान पर जो अंक होगा वो इसका 2 गुना होगा। यानी 4 का 2 गुना कितना होगा? 8। सैकड़े के स्थान पर स्थान का अंक 1000 के स्थान के अंक का आधा है। यानी यहाँ पे जो अंक है वो 4 का आधा यानी 2 है। इकाई के स्थान का अंक सैकड़े के स्थान के अंक का आधा है। यानी इकाई के स्थान का अंक जो है वो सैकड़े का आधा है, 2 का आधा, तो 2 का आधा कितना होगा दोस्तों? 1 होगा। फिर 10,000 के स्थान का अंक 1000 और सैकड़े के स्थान के अंकों का जोड़ है। यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार और 10,000, इस स्थान पर जो अंक आएगा वो किस किस का जोड़ है? 10,000 के स्थान का अंक 1000 यानी 4 और सैकड़े के स्थान का जोड़ है यानी 4 और 2 का जोड़ है। तो 4 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 6 होगा। फिर लाख के स्थान का अंक 10,000 के स्थान का अंक का आधा है। यानी 6 का आधा है लाख का, तो 6 का आधा कितना होता है? 3। तो क्या आप सबको ये अंक बड़ी आसानी से आप सब निकाल लिए दोस्तों? क्या होगा सही आंसर? ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर 4 होगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न इंग्लिश में रहा ये, इसे देखते हैं हिंदी में भी। क्वेश्चन है कि फरहान के पिता ने उसे कुछ आमों को समूह में व्यवस्थित करने के लिए कहा। वह 2-2 के समूह में आम लगाता है तो एक आम बच जाते हैं। यानी वो 2-2 का समूह बनाता है, 2-2-2 ऐसे, तो लास्ट में एक आम बच जाते हैं। फिर वह 3-3 का समूह लगाता है तब भी एक आम बच जाते हैं। और एक और लिखा है यहाँ पे कि 7 के समूह में आम व्यवस्थित करता है तब भी एक आम बच जाते हैं। यानी 2 के समूह लगाता है, 2-2 का समूह लगाता है फिर भी एक आम बचता है।
3 का समूह लगाए फिर भी एक आम बचता है और 7 का समूह लगाए फिर भी एक आम बच जाता है। वह जानता है कि आमों की संख्या 50 से कम है। यदि वह 5 समूहों में लगाता है तो आम कितने बचेंगे, यानी 2 के समूह में 1 बच रहे हैं, 3 के समूह में 1, 7 के समूह में 1, तो 5 के समूह में कितने आम बचेंगे, ये है क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम आमों की संख्या निकाल लें कि आम की संख्या कितनी हो सकती है। तो निकालेंगे कैसे, निकालेंगे ऐसे, हम 2, 3, 7 तीनों का क्या करेंगे, LCM निकाल लेंगे। तो तीनों का LCM कितना आता है दोस्तों, 42। लेकिन तीनों में क्या हो रहा है, एक एक आम बच रहा है, यानी एक इसमें ऐड कर देंगे तो कितना आया, 43। तो अब 43 आमों का अगर 2-2 का टुकड़ा लगाएं तो आप देख सकते हैं कि 42 आम का लगा सकते हैं, एक बच जाएगा। ऐसे ही 3-3 में अगर बांटें फिर भी एक बचेगा और 7-7 में बांटें फिर भी एक बचेगा। तो टोटल आम की संख्या कितनी हो गई, 43 हो गई। कैसे निकालें, तीनों का LCM निकाल कर। और अब कह रहा है कि अगर 5-5 के भागों में बांटा जाए तो कितने आम बचेंगे। तो 43 को डिवाइड कर दे 5 से तो कितने आम बचेंगे दोस्तों, 3 आम बचेंगे, यानी 40 तो लगा सकते हैं समूह में और 3 बच जाएंगे। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न था कि वो इसे इंग्लिश में भी देखें, सॉरी हिंदी में भी देखें कि एक अनुक्रम दिया हुआ है, इसमें अगली संख्या आपको ज्ञात करना है। तो इस अनुक्रम को दोस्तों ध्यान से देखें कि कैसे इसमें अगली संख्या ज्ञात कर सकते हैं। देखिए पहला है 0, 1, 1। इसमें आप ऐसे देख सकें कि 0 में अगर 1 को ऐड करें तो कितना आएगा, 1 आया। फिर क्या किए, 1 में 1 को ऐड किए तो कितना आया, 2 आया। फिर क्या किए, इस 2 में इस 3 को ऐड किए तो कितना आया, 5 आया। फिर इस 5 में अगर 8 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 13 आया। फिर 13 में 21 को ऐड किए तो कितना आया, 34 आया। तो फिर क्या करेंगे, 21 में 34 को ऐड कर देंगे। तो अगर 21 में 34 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 55 आएगा। यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। आप देख सकते हैं कि 2022 के क्वेश्चन में रीजनिंग से कितने ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगला प्रश्न है कि गोपाल जी के पास 8 गाय हैं। प्रत्येक गाय रोज़ 2 लीटर दूध देती है, यानी 8 गाय है और रोज़ हर एक गाय 2 लीटर दूध देती है। तो कितना दूध देती है दोस्तों, 16 लीटर दूध डेली उनके पास आता है। फिर है वह पास के होटल में 15 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से बेचता है, यानी 1 लीटर दूध यानी कि 1 लीटर दूध बेचता है 15 रुपये में, तो 16 लीटर दूध कितने रुपए में बेचेगा, 16 लीटर दूध बेचेगा कितने रुपए में, अगर 16 को 15 से गुना कर दे तो कितना आएगा, 240 रुपये में बेचा 16 लीटर दूध। अब आगे क्या निकालना है, यदि वह जून के महीने में दूध बेचता है तो कितनी राशि आएगी। तो एक दिन में 16 लीटर दूध होता है, यानी एक दिन में 240 रुपये का दूध बेचता है। और जून के महीने में कितना दिन होता है, जून के महीने में होते हैं 30 दिन, यानी एक दिन में 240 लीटर, तो 30 दिन में कितना, 7200, एक दिन में 240 रुपये का बेचता है तो 30 दिन में कितने रुपए का बेचेगा, 7200 रुपये का बेचेगा, यानी ऑप्शन 2 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न कि 86 सेंटीमीटर वाले तार को मोड़कर एक आयत बनाया गया जिसकी सबसे लंबी भुजा कितनी है, 26 सेंटीमीटर। फिर उसी आयत को मोड़कर एक आयत बनाया गया, यानी उसी तार को मोड़ के फिर से एक रेक्टेंगल बनाया गया जिसकी सबसे लंबी भुजा यानी लंबाई कितनी है, 31 सेंटीमीटर। तो दोनों आयत की चौड़ाई के बीच कितना अंतर है। तो चलिए आप सब जानते होंगे कि आयत का जो पेरीमीटर होता है वो कितना होता है, 2 × L + B। यहाँ पे लंबाई कितनी दी हुई है तार की, 86 सेंटीमीटर दी हुई है, यानी आयत का पेरीमीटर भी क्या होगा, 86 सेंटीमीटर होगा। तो यहाँ दिया हुआ है कि सबसे ज़्यादा लंबाई कितनी है, 26 सेंटीमीटर है। तो लंबाई हम लिख लिए 26 सेंटीमीटर और पेरीमीटर कितना है, 86 सेंटीमीटर। तो क्या आप यहाँ से चौड़ाई निकाल सकते हैं, चौड़ाई कितना होगा, 86/2, ये 2 इधर गया और इसमें से माइनस करेंगे कितना, 26,
यानी 43 में से अगर 26 माइनस करेंगे तो कितना आंसर आएगा? 43 में से 26 माइनस किए तो आएगा 17। यानी चौड़ाई कितनी हो गई? 17 हुई सबसे पहले वाली आयत की, यानी पहले रेक्टेंगल की चौड़ाई कितनी हुई? 17 हुई। और अब निकालते हैं दूसरे आयत की, यानी यहाँ पे लिख लें कि पहले आयत की चौड़ाई कितनी थी? 17 सेंटीमीटर। अब फिर से एक आयत बनाया गया जिसकी फिर से हम आयत का लिख लेते हैं कि क्वेश्चन में तो दिया हुआ है 86 सेंटीमीटर है इसका पेरीमीटर, यानी तार की लंबाई है 86 सेंटीमीटर। और दूसरे आयत की सबसे लंबी भुजा यानी लंबाई दी हुई है भुजा की 31 सेंटीमीटर। फिर जैसे पिछले पहले हम निकाले थे वैसे फिर से इसकी चौड़ाई निकाल लेंगे 86/2 माइनस 31 सेंटीमीटर, तो कितना होगा? अगर 43 में से 31 माइनस करें तो कितना आएगा? 12। तो पहले रेक्टेंगल की चौड़ाई थी 17, दूसरे रेक्टेंगल की चौड़ाई है 12, तो दोनों के बीच कितना अंतर होगा? यानी 17 में से 12 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 5 सेंटीमीटर। यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। ये रहा इंग्लिश का क्वेश्चन। और देखते हैं इसका हिंदी का क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि शिक्षिका ने कक्षा 5 के विद्यार्थियों को कुछ वस्तुओं के कोने का अवलोकन करने के लिए कहा, जैसे कॉपी, मेज, श्यामपट्ट। इस गतिविधि के द्वारा वह चर्चा कर सकते हैं किस चीज़ का? तो दोस्तों कॉपी का अगर वो कोण का अवलोकन करने की का कह रही है तो कॉपी का कोण भी कितना होगा? 90 डिग्री का होगा। फिर अगर मेज का कोण भी देखें तो वो भी कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होगा। या फिर श्यामपट्ट का कोण देखें तो वो भी कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का। यानी वह क्या चर्चा कर रही है? वो समकोण की चर्चा कर रही है, वो राइट एंगल ट्रायंगल की चर्चा कर रही है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखें इंग्लिश में और हिंदी में भी। क्वेश्चन है कि रघु सुबह 9:10 स्कूल जाने के लिए घर से निकलता है, यानी कितने बजे निकलता है? 9:10 पर। उसे स्कूल पहुंचने में 20 मिनट लगता है, यानी 20 मिनट लगता है उसे स्कूल पहुंचने में। लेकिन आधा रास्ता पहुंचने के बाद उसे यह याद आता है कि उसने अपनी गणित की कॉपी घर पर भूल गया है। यानी आधा रास्ता आया, 20 मिनट लगता है स्कूल पहुंचने में, और आधा रास्ता पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? 10 मिनट लगेगा। यानी वो कितने बजे कितना 10 मिनट चला? 10 मिनट चलने के बाद उसे याद आया कि वह कॉपी भूल गया है, तो 10 मिनट बाद वो फिर से घर वापस लौटता है। तो कितना मिनट चलता है? फिर से 10 मिनट चल के वो घर वापस पहुंचता है, कॉपी लेता है। यदि वह समान गति से चलता है तो घड़ी में मिनट की सुई किस अंक पर होगी? तो दोस्तों 10 मिनट तो वो चला, फिर याद आया कि भूल गया, तो फिर 10 मिनट चल के घर वापस आया। फिर घर वापस आने के बाद उसे स्कूल जाने में कितना मिनट लगेगा? 20 मिनट लगेगा। तो इस सबको अगर हम जोड़ के देखें तो कितना होगा? 9:50 पर वह स्कूल पहुंच रहा है। तो अब घड़ी अगर आप सबके पास तो रहती है घड़ी, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे क्या लिखा रहता है? 12, 3, 6 और 9, यानी 15 मिनट, 30 मिनट, 45 मिनट। लेकिन उसे कितना मिनट लग रहा है दोस्तों? 50 मिनट लग रहा है। तो 9 के बाद कौन सी संख्या आती है? 10, यानी घड़ी की सुई किस पे होगी? 10 पे होगी। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख ले इंग्लिश में भी और देखें अब इसे हिंदी में भी। क्वेश्चन है कि गणेश और डिंगा 4000 घन जिनकी भुजा 1 सेंटीमीटर है को अलग अलग बॉक्सों में पैक करना चाहते हैं। तो पैकिंग के लिए 20 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, फिर 15, 9 और 10 सेंटीमीटर, और 11, 11, 10 सेंटीमीटर, 6, 4, 10 सेंटीमीटर आयाम वाले 4 अलग अलग बॉक्स, जिसका नाम है ABCD। डिब्बे ABCD में क्रमशः कितने सेंटीमीटर घन व्यवस्थित किए जा सकते हैं? तो दोस्तों बहुत क्वेश्चन देखने में बहुत बड़ा है, लेकिन इसे बहुत आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। देखिए सबसे पहला बॉक्स जो था उसका वॉल्यूम निकालते हैं। बॉक्स A का वॉल्यूम निकालते हैं। बॉक्स A का क्या दिया गया था? भुजा 20 सेंटीमीटर गुने 10 सेंटीमीटर गुने 6 सेंटीमीटर, यानी इसका वॉल्यूम कितना होगा? 1200 सेंटीमीटर क्यूब। ये हुआ घन A का। ऐसे ही घन B का भी निकाल ले। घन B का कितना दिया हुआ है?
ये है घन B का, यानी 15 सेंटीमीटर गुने 9 सेंटीमीटर गुने 10 सेंटीमीटर। तो कितना आएगा इसका वॉल्यूम? 1500, 1350। तो आपको ABCD का क्रमशः निकालना है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि सबसे पहले A का तो इस दोनों ऑप्शन में है, फिर B का इस ऑप्शन में है, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। आप चाहें तो C का भी ऐसे ही निकाल सकते हैं, 11 गुने 11 गुने 10, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है C का, उसका वॉल्यूम निकाल लें तो आएगा कितना? 1210 सेंटीमीटर क्यूब। ऐसे ही आप D का भी चाहें तो D का भी निकालें। D का कितना दिया हुआ है? देखिए यहाँ पे 6 गुने 4 गुने 10 सेंटीमीटर क्यूब, यानी 240 सेंटीमीटर क्यूब। ये रहा D का। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? कितने घन व्यवस्थित किए जा सकते हैं, ये निकालने के लिए हम इसका वॉल्यूम निकालेंगे। तो ऑप्शन 4 इसका सही आंसर था। अगला प्रश्न है दोस्तों, इंग्लिश में देख लें और हिंदी में सॉल्व करते हैं कि यदि एक पानी के टैंक में 500 लीटर पानी है तो उसमें से 250 मिलीलीटर की क्षमता वाले अधिकतम कितने बर्तन भरे जा सकते हैं। तो दोस्तों टैंक की क्षमता कितनी है? 500 लीटर। यहाँ पे भरना है कितने में? मिलीलीटर में। तो इससे भी हम क्या करते हैं, मिलीलीटर में चेंज कर लेते हैं। तो 1 लीटर में कितना मिलीलीटर रहता है? 1000 मिलीलीटर, यानी 500 लीटर में कितना? 500 गुने 1000 मिलीलीटर पानी रहेगा। ml में निकालना है। और कितने बर्तन भर रहे हैं, ये आपको निकालना है। और बर्तन की क्षमता कितनी दी हुई है, कैपेसिटी कितनी दी हुई है? 250 मिलीलीटर। तो क्या आप इसे ऐसे सॉल्व कर सकते हैं? कितने बर्तन भरे जा सकते हैं? 2000 बर्तन भरे जा सकते हैं, यानी कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। फिर एक क्वेश्चन है आप सबके पास कि एक संख्या है जो सीरीज में दी हुई है, उसमें से 2 पद लुप्त हैं, यानी 2 पद इसमें नहीं है। तो सही विकल्प चुनकर आपको समान पैटर्न जारी रखना है। यानी पैटर्न क्या दिया हुआ है? 2 0 4 2 6 6, फिर एक खाली, फिर 12 10 और फिर से एक खाली स्थान। तो दोस्तों आप देखिए यहाँ पे क्या पैटर्न बन रहा है? 2 4, फिर 4 के बाद 6, यानी 2 अंक बढ़ता जा रहा है। तो 6 के बाद क्या आएगा दोस्तों? 8। और इसे चेक कर सकते हैं कैसे? 8 के बाद कौन सा अंक आ रहा है? 10, यानी 2 अंक बढ़ रहा है। तो यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी? 8। तो पहली संख्या 8 है, यानी ऑप्शन पहला और दूसरा तो नहीं होगा। अब दूसरा निकालते हैं कि दूसरी खाली संख्या पे कौन सा अंक आएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है? 0 सबसे पहला, फिर 2, 0 के बाद 2 आया, फिर 2 के बाद क्या आ रहा है? 6 आ रहा है, 6 के बाद क्या आ रहा है? 12 आ रहा है। तो देखिए इसमें कैसे हम निकालेंगे फिर से अगली संख्या। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितना है अंतर? 2 है। फिर 2 और 6 के बीच कितने का अंतर है? 4 का अंतर है। फिर 6 और 12 के बीच कितने का अंतर है? 6 का अंतर है। यानी कितना अंतर बढ़ता जा रहा है? 2 अंतर सब में ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। तो 6 के बाद 12 के बाद कितने का अंतर आना चाहिए? 6 में अगर 2 जोड़ दें तो कितना? 8 का अंतर आना चाहिए। यानी 12 में अगर हम 8 ऐड करें तो कितना आएगा? 20। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? 8 और 20, यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका? ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। अगर समझ में ना आए तो ज़रूर पूछिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न दिया हुआ है एक फ्रैक्शन वाला, जो कि आज तक हर एक दिन के क्वेश्चन में हम लोग देखे ही हैं कि एक भिन्न की संख्या दी हुई है, इसमें आपको मीडियन यानी मध्य का आपको निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले ये जितने अंक दिए हुए हैं उन सबको दशमलव में बदल लेंगे। अगर 7/9 को हम दशमलव में बदलेंगे तो कितना आएगा? 0.77। आप 9 को 7 से डिवाइड करके ये निकाल सकते हैं। फिर 13/6 को अगर बदलेंगे दशमलव में तो कितना आएगा? 0.81 आएगा। फिर 2/3 को दशमलव में बदलेंगे तो कितना आएगा? 0.66। और फिर 21/25 को बदलते हैं दशमलव में तो आएगा हमारे पास 21/25 को बदल के 0.84।
और 17/21 को अगर बदलते हैं तो आएगा हमारे पास कितना, 0.80। ये हम दशमलव में बदल लिए 2 अंक में सबको। तो अब आप देख सकते हैं कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। अब आसानी से आप चुन सकते हैं सबसे बड़ी संख्या को और सबसे छोटी संख्या को। तो इसको हम लोग बढ़ते क्रम में लिखते हैं। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है, ये है 0.66, यानी सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 2/3। इससे बड़ी कौन सी है, इससे बड़ी है 0.77, यानी 7/9। फिर तीसरे स्थान पे कौन सी संख्या आती है, 0.80। फिर 0.81 चौथे स्थान पर और 0.84 कौन से स्थान पर, 5वें स्थान पर। तो मध्यिका निकालना है, बीच वाली संख्या निकालनी है। तो बीच वाली संख्या 5 संख्या में बीच वाली संख्या कौन सी होगी, तीसरी संख्या होगी बीच वाली संख्या। तो मध्यिका कितनी हुई, 17/21, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका सबसे सही आंसर था। देखिए अगला क्वेश्चन इंग्लिश में भी और इसे हिंदी में भी। क्वेश्चन है कि कक्षा में बच्चों से पूछा गया कि उन्हें इनमें से सबसे ज़्यादा क्या पसंद है, चाय, कॉफ़ी और दूध। तो चाय, कॉफ़ी और दूध पसंद करने वाले बच्चों की कुल संख्या कितनी थी, चाय पसंद करने वाली की थी 1/2, कॉफ़ी पसंद करने वाली की थी 1/3 और दूध पसंद करने वाले बच्चों की संख्या थी 1/6। वैसे भी आप सब जानते होंगे कि दूध बच्चे सबसे ज़्यादा कम पसंद करते हैं, इसलिए 1/6 संख्या थी दूध पसंद करने वाली की। तो यदि 20 विद्यार्थियों को कॉफ़ी पसंद है तो कितने बच्चों को दूध पसंद है। तो कॉफ़ी पसंद करने वाले बच्चों की संख्या कितनी थी दोस्तों, 1/3, यानी 1/3 बच्चे कॉफ़ी पसंद कर रहे थे, जिनकी संख्या आप सबको दी गई है कितनी, 20। तो मान लीजिए x बच्चे थे, तो x/3 बच्चे पसंद कर रहे हैं कॉफ़ी और उनकी संख्या है 20। तो क्या आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं, 20 × 3 से इधर ले जाएंगे तो गुणा में हो जाएगा। तो x कितना हुआ, 60, यानी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना है, 60। तो 60 बच्चे हैं टोटल, और आपको निकालना है दूध पसंद करने वाले बच्चे। तो दूध पसंद करने वाले बच्चों की संख्या कितनी थी, 1/6, यानी 60/6 हम लिख सकते हैं। तो दूध पसंद करने वाले बच्चों की संख्या कितनी थी, 10, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न इंग्लिश में भी देखें और हिंदी में भी। दोस्तों यहाँ से अब शुरू होता है गणित के पेडागोजी के क्वेश्चन, तो इसे भी अच्छे से समझते हैं। क्वेश्चन है कि गणित के अध्यापक ने विद्यार्थी से एक टेनग्राम में दिए गए आयतों को पहचानने के लिए कहा। उपरोक्त क्रियाकलाप विद्यार्थी को वेन हिले के अनुसार दिए गए ज्यामितीय तर्क के किस स्तर पर आकलन करने के लिए उपयुक्त है। तो अध्यापक के द्वारा क्या कहा गया है, सभी आयतों को पहचानने के लिए कहा गया है। तो कौन सा उपयुक्त है आकलन के लिए, यानी बच्चे किस स्तर पर है, ये हम कैसे कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 अब सॉल्व कर रहे हैं, यानी पेडागोजी के क्वेश्चन। तो दोस्तों बच्चे दृश्यीकरण कर रहे हैं, क्या बच्चे स्वयं सिद्धि कर रहे हैं। इसमें स्वयं सिद्धि की कहीं भी बात नहीं हो रही है, ना ही टीचर द्वारा कहा जा रहा है कि सभी आयतों में संबंध बताने के लिए। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, बस कहा जा रहा है आयतों को पहचानने के लिए, यानी आकृतियों को पहचानने के लिए। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका सबसे सही आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 47 देखें आप सब, इंग्लिश में भी और इसे हिंदी में भी। गणित को पढ़ाने के लिए खेल और पहेलियाँ प्रभावकारी रणनीति है। ये तो आप सब जानते ही होंगे, क्योंकि यह निम्नलिखित में को बढ़ावा देने में सहायक है। तो खेल और पहेलियों के द्वारा हम किस चीज़ को बढ़ावा दे सकते हैं, हम संकल्पनात्मक समझ यानी कॉन्सेप्चुअल नॉलेज जो होता है उसे बढ़ावा दे सकते हैं खेल और पहेलियों के द्वारा। ये हर एक सब्जेक्ट में ऐसा क्वेश्चन आएगा तो उसका यही आंसर आएगा, चाहे वो मैथ में रहे, ईवीएस में रहे या फिर सीडीपी में रहे। अगला प्रश्न देखें। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा गणित अधिगम के सही अनुक्रम को प्रदर्शित करता है, जैसा कि डिन्स द्वारा कहा गया है। दोस्तों क्या आप सबने डिन्स के बारे में कुछ भी पहले पढ़ा है। डिन्स द्वारा कहा गया सही अनुक्रम आपको पहचानना है। मुझे लग रहा है कि बहुत सारे बच्चे डिन्स नहीं पढ़े होंगे, उन्हें अचानक से ऐसा क्वेश्चन दिखा होगा, इसलिए मैं आपको बस इसका आंसर बता रही हूँ कि सही अनुक्रम क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 48 है ये। क्वेश्चन नंबर 48 का सही आंसर क्या होगा, बोधात्मक परिवर्तन सिद्धांत, गणितीय परिवर्तन सिद्धांत और रचनात्मक सिद्धांत, ये था इनका सही अनुक्रम। इसे इंग्लिश में भी, जो बच्चे इंग्लिश में सॉल्व कर रहे हैं वो देख लें
की परसेप्चुअल विजिबिलिटी प्रिंसिपल, मैथमेटिकल वेरिएबिलिटी है ये, परसेप्चुअल वेरिएबिलिटी प्रिंसिपल, मैथमेटिकल वेरिएबिलिटी प्रिंसिपल और कंस्ट्रक्टिविटी प्रिंसिपल, ये थे सही अनुक्रम अकॉर्डिंग टू डीन्स। दूसरा इसका सही आंसर था। अब पढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न इंग्लिश में भी देखें और समझते हैं इसे हिंदी में भी। क्वेश्चन है कि इस्माइल एक प्राथमिक अध्यापक है, अपने छात्रों को पूर्व ज्ञान को समझने के लिए सर्वप्रथम क्या करता है, सदैव कुछ क्रियाकलाप करवाता है। फिर छात्रों के प्रदर्शन पर वह निश्चित करता है कि अगली अवधारणा यानी आगे की बात की ओर बढ़ना चाहिए या फिर जो पहले पढ़ा चुका है उसे ही फिर से दोहराना चाहिए और उसे समाहित करने के बाद ही अगली अवधारणा की ओर अग्रसर होना चाहिए। यानी इस्माइल क्या करता है, बच्चे को मान लीजिए बच्चे को उसने 2 जोड़ 2 सिखाया सॉल्व करना, उसके बाद वह अगर 2 गुने 2 सिखाना चाह रहा है बच्चों को तो वो पहले चेक कर रहा है कि बच्चे 2 जोड़ 2 करना सीखे हैं या नहीं सीखे हैं। अगर नहीं सीखे हैं तो फिर से चाहता है कि 2 जोड़ 2 बच्चे को सिखाएं अच्छे से, उसके बाद गुना की अवधारणा पर चले। तो यह शिक्षक नीति यानी इस्माइल की क्या शिक्षक नीति है ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है कि एक रैखिक मूल्यांकन के नमूने का पालन कर रहा है, जिसमें योजना, एक विषय को पढ़ना और पढ़ाए गए वृत्तांत का मूल्यांकन सम्मिलित है। क्या वह बस इस चीज़ के लिए कर रहा है या फिर वह अत्यधिक समय नष्ट कर रहा है, उन्हें पाठ्य विवरण को पूर्ण करने पर केंद्रित रहना चाहिए। क्या उनको एक विषय को पूर्ण करने के पश्चात ही मूल्यांकन करना चाहिए या फिर एक चक्रीय मूल्यांकन के नमूने का पालन कर रहे हैं जिसमें मूल्यांकन के द्वारा जानकारी एकत्रित कर बच्चों के अधिगम का वातावरण सुधारने में सम्मिलित है। यानी ऑप्शन नंबर 4 सही है। वो क्या कर रहा है, एक चक्रीय अधिगम का पालन कर रहा है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। इंग्लिश में भी देख लें, जिसमें वो बच्चे का पहले मूल्यांकन कर जानकारी एकत्रित करता है कि बच्चे क्या सीखे नहीं सीखे, उसके अनुसार वह आगे का वातावरण बनाता है। अगला क्वेश्चन देखें इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। क्वेश्चन है कि असीम ने अपने छात्रों को विभिन्न ज्यामितीय आकृतियों को वर्गीकृत करने के लिए समूह परियोजना दी है। इस परियोजना में विद्यार्थियों के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी आकलन तकनीक सबसे ज़्यादा उपयुक्त होगी। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त होती है दोस्तों कौन सी आकलन विधि, इसके लिए उपयुक्त होती है आकलन विधि रूबिक्स। रूबिक्स इसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पे। इंग्लिश में ये था क्वेश्चन और हिंदी में समझते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित पाठ्यक्रम में शाब्दिक समस्याओं के उद्देश्य का उपयुक्त वर्णन करता है। इन्हें विद्यार्थियों की भाषा क्षमता को परखने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों क्या आप सबको लगता है कि गणित के विषय में भाषा क्षमता को परखा जाएगा। ये गणितीय समस्याओं को हल करने हेतु किसी भी औपचारिक कलन विधि का परिचय कराने में सहायक है या फिर ये गणित को स्कूल के बाहर के संसार से अधिक जोड़ता है। ये सभी विद्यार्थियों द्वारा आसानी से हल किया जा सकता है। बहुत सारे विद्यार्थियों को कठिनाई आती है शाब्दिक समस्याओं को हल करने में। शाब्दिक समस्या देकर क्या किया जाता है, अगर बच्चे को कहा जाए कि 2 जोड़ 2 माइनस 2 गुने 2 ऐसे सॉल्व करो, इससे अच्छा होगा कि बच्चे से कहा जाए कि तुम्हारे पास 2 टॉफ़ी है और 2 टॉफ़ी मैं खुद तुमको दी, फिर उसमें से 2 तुमने अपने दोस्त को दे दिया और फिर ऐसा कुछ कहा जाए, फिर जितना तुम्हारे पास बचा है उसका 2 गुना कितना होगा, ऐसा अगर कहा जाए निकालने के लिए। तो ये हुआ शाब्दिक समस्या और ये हुआ उसका रूप। तो इससे क्या होता है, बच्चों को बाहर के संसार से अधिक अच्छी तरह से जोड़ा जाता है। यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं कौन सा सही आंसर होगा। पहले क्वेश्चन को समझते हैं कि अल्पसंख्यक यानी छोटे बच्चे के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रियाएं पूर्ण संख्या संकल्पना का भाग है। तो वर्गीकरण, प्रतिमान बनाना और एक संगति, ये सही है। बच्चे में गणना और उल्टी गणना ऐसी नहीं आती है और स्किप करना भी नहीं, प्रतिमान बनाना तो सही है। और संख्याओं का संरक्षण छोटे बच्चे नहीं कर पाते हैं, छोटे बच्चे वर्गीकरण कर पाते हैं लेकिन गणना और संख्याओं का क्रम वो नहीं कर पाते। यानी कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। बच्चे वर्गीकरण कर पाते हैं, प्रतिमान बना पाते हैं और एक की संगति कर पाते हैं।
क्वेश्चन नंबर 53 इंग्लिश और इसका हिंदी। निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्य पुस्तकों की विशेषता नहीं है? ध्यान दें, क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सी गणित की पाठ्य पुस्तक की विशेषता नहीं है। अवधारणा या उच्च कक्षाओं से संबंध होना चाहिए, अवधारणा का प्रस्तुतिकरण पदानुक्रम रीति से होना चाहिए, अवधारणा का प्रस्तुतिकरण जटिल से सरल की ओर होना चाहिए, और अवधारणा का प्रस्तुतिकरण जहाँ तक संभव हो प्रासंगिक विधि से होना चाहिए। दोस्तों यहाँ पे नहीं पूछ रहा है इसलिए मैं ये निशान लगा रही थी। हमेशा अवधारणा क्या होनी चाहिए? उच्च कक्षाओं से संबंधित होनी चाहिए। अवधारणा हमेशा जटिल से सरल की ओर नहीं, पदानुक्रम रीति से होना चाहिए, यानी स्टेप बाय स्टेप होना चाहिए, और हमेशा प्रासंगिक विधि से होना चाहिए। लेकिन पूछ रहा है कि क्या नहीं होना चाहिए? जटिल से सरल नहीं होना चाहिए। यानी अवधारणा को हमेशा कैसा होना चाहिए? सरल से जटिल की ओर होना चाहिए। यहाँ पे नहीं पूछ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 54 इंग्लिश में जो सॉल्व करते हैं वो भी देखें और हिंदी वाले भी देखें। क्वेश्चन है कि हस्त कौशल सामग्री यानी मैनिपुलेटिव का उपयोग प्राथमिक स्तर पर गणित के शिक्षण अधिगम का अभिन्न अंग है क्योंकि यह प्राथमिक पाठ्यचर्या में अन्य विषयों के साथ संबंध बनाने में सहायता करता है, या फिर हस्त कौशल सामग्री कोई सहायता नहीं करता दोस्तों दूसरे विषयों के साथ सहायता बनाने में, संबंध बनाने में। वार्षिक निरीक्षण के दौरान स्कूल को बेहतर प्राप्तांक प्रदर्शित करने की भी इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती है, और शिक्षिका की समस्याओं को श्यामपट्ट पर हल करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, इसलिए इनका समय बचता है। ये भी सही है कि यह शिक्षार्थी को क्या करता है? गणितीय अवधारणाओं को समझने में सहायता प्रदान करता है। इसके लिए हस्त कौशल सामग्री का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 55 इंग्लिश में भी देखें और हिंदी में भी समझें। क्वेश्चन है कि एक बच्ची कक्षा 2 को बच्चे को एक जोड़ का यानी योग के प्रश्न का उत्तर बच्चा ने इस प्रकार दिया है कि 56/30 अगर करने को कहा गया तो बच्चे ने क्या आंसर दिया? 84 आंसर दिया। यानी बच्चे ने 5 और 6 और 8 जोड़ा, जिसे जो 14 हुआ, तो 14 का 4 तो लिखा लेकिन 1 ऊपर नहीं लिखा, ना ही उस 1 को ऐड किया, यानी सिर्फ 5 और 3 को ऐड करके 8 लिख दिया। यानी यहाँ पे 1 जो दहाई अंक पे आता है उसे बच्चे ने ऐड नहीं किया। तो इस चिंतनशील गणित अध्यापक के नाते छात्र के इस उत्तर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? क्या आप छात्रों को समझाना कि वह अपने उत्तर की पुनः जांच करें? तो फिर बच्चे अगर जानते ही नहीं तो फिर से वो जांच भी नहीं कर पाएंगे, और छात्र को बताना कि उसका उत्तर सही नहीं है और वह समकक्षी के उत्तर का परामर्श ले, ये भी सही नहीं होगा। और ना ही ये सही होगा कि गणित छात्र को कहना कि वह पाठ्य पुस्तक में हल किए गए इस तरह के प्रश्न का अभ्यास करे। क्या करना चाहिए? बच्चे को स्थानीय मान प्रणाली पर ध्यान देने के लिए पुनः समूहीकरण के माध्यम से योग की अवधारणा को छात्र के लिए सरल करना चाहिए। यानी सरल को स्थानीय मान की प्रणाली समझानी चाहिए कि 4 इकाई स्थान पर है और दाएं स्थान पर 1 जो आया था उसे पुनः से सामूहिकरण यानी फिर से 5 और 3 के साथ जोड़ करके किया जाता है। यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर था। अगला क्वेश्चन नंबर 56 क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 अनुशंसा करता है कि प्राथमिक कक्षाओं में गणित के शिक्षक अधिगम के लिए समकालिक यानी एकीकृत उपागम को प्रयोग में लाना चाहते हैं। तो इसका क्या अर्थ होगा? गणित की समस्या समाधान के लिए एकीकृत होना आवश्यक है, या फिर गणित बच्चों की कक्षा के अंदर और बाहर के अनुभवों के साथ एकीकृत होना चाहिए? गणित को अन्य विषयों जैसे कि पर्यावरण अध्ययन व भाषा के साथ एकीकृत होना चाहिए? गणित उच्च स्तरीय गणित के साथ एकीकृत नहीं हो। हमेशा गणित उच्च स्तरीय गणित के साथ एकीकृत होना चाहिए। ऐसा पिछले क्वेश्चन में भी एक क्वेश्चन में हम लोग देखे थे। यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर बी और सी इसका बस सही आंसर है। अगला क्वेश्चन इंग्लिश और हिंदी दोनों में, निम्नलिखित में से कौन सा एक गतिशील सक्रिय गणित सॉफ्टवेयर में है जो कि ज्यामिति, बीजगणित, स्प्रेडशीट और रेखांकन सांख्यिकी और कैलकुलस के साथ उपयोग हेतु सबसे आसान पैकेज में आता है? तो ये क्या होता है दोस्तों? इसे कहते हैं जियोजेब्रा। जियोजेब्रा के बारे में भी लगभग हर बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन इंग्लिश में भी,
और ये रहा हिंदी में भी। क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन क्या है कि 1 से 9 तक की संख्याओं को पढ़ने के लिए निम्न में से कौन सी क्रियाकलाप उपयुक्त होगी। 1 से 9 तक की संख्या को पढ़ने के लिए भिन्न भिन्न पदार्थ देना और इकाई संगति का उपयोग करना तथा छात्रों को गणना करने के लिए कहना, ये भी सही है। दी गई संख्या के आधार पर संबंधित पदार्थों को एकत्रित करना, यानी 1 से 9 तक की संख्या के लिए पदार्थों को क्या करना, एकत्रित करना। मौखिक रूप से 1 से 9 तक की संख्याओं के क्रम को दोहराना जिसे कि छात्र ने स्मरण नहीं कर लेते हैं, ये सही नहीं है, यानी रट्टा नहीं मरवाना 1 से 9 तक की संख्या को, यानी सी ऑप्शन वाला ऑप्शन गलत होगा और ए और बी दोनों सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए इंग्लिश में भी और इसे देखें हिंदी में भी। क्वेश्चन है कि एक कक्षा परीक्षा में दिए गए प्रश्न 200 का 23% ज्ञात कीजिए का 2 छात्रों ने निम्न प्रकार उत्तर दिया। एक छात्र क्या किया, 23% देखिए कैसे निकाला, 23% निकाला 100 और 100 का, यानी उसने 23 को ऐड किया, उसके बाद 23 को भी 2 भागों में जोड़ा, कैसे कैसे 20 और 3, फिर उसने निकाला 46, यानी 23% निकाला 100 का तो आया 23, फिर 23% निकाला 100 का तो आया 23, फिर इस 23 को उसने एक साथ नहीं, यानी इस 23 और 23 को ऐसे नहीं जोड़ा, उसने कैसे जोड़ा, पहले 20 और 20 को जोड़ लिया तो 40 आया, फिर क्या किया 3 और 3 को जोड़ लिया तो 6 आया, फिर 40 और 6 को जोड़ लिया तो 46 आया। ऐसे सॉल्व किया पहला बच्चा। दूसरा छात्र क्या किया, 23% ऑफ 200 यानी सीधा फॉर्मूले पे डाला और 46 आंसर ले आए। तो दिए गए संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन देखते हैं कि क्योंकि छात्र बी ने सही कलन विधि अपनाई है तो अध्यापिका ने छात्र बी को पूरे अंक दिए और छात्र ए को 0 अंक दिए। तो क्या आपको लगता है कि ये सही होना चाहिए। छात्र ए ने भले ही दूसरी विधि अपनाई लेकिन प्रोसेस भी उसका सही था, आंसर भी उसका सही था, तो उसे 0 अंक बिल्कुल नहीं देना चाहिए। अध्यापिका दोनों को पूरे अंक देती है क्योंकि उन्होंने स्वयं की कलन विधि से प्रश्न को करने का प्रयास किया। औपचारिक और अनौपचारिक कलन विधि गणित के प्रश्नों को हल करने का अभिन्न अंग है, ये ऑप्शन सही है। आप औपचारिक विधि से यानी जो कि फॉर्मूला होता है उससे भी सॉल्व कर सकते हैं, अनौपचारिक कलन विधि यानी खुद के द्वारा बनाए गए विधियों से भी गणित के प्रश्न को हल कर सकते हैं। ये दोनों गणित का अभिन्न हिस्सा है, अभिन्न अंग है, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। अध्यापिका को दोनों को पूरे अंक देने होते हैं और अध्यापिका ने दोनों को पूरे अंक देती भी है, यानी दूसरा ऑप्शन सही होगा। तीसरा ऑप्शन देखिए कि अध्यापिका छात्र ए को 0 अंक देती है, उसने क्योंकि उन्होंने अनौपचारिक विधि अपनाई, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और अध्यापिका दोनों उत्तरों को स्वीकार करते हैं किंतु छात्र ए को अनौपचारिक कलन विधि के उपयोग से बचने के लिए निर्देश देती है। ऐसा भी नहीं करना चाहिए कि बच्चे को कहे कि वो अलग अलग तोड़ मरोड़ ना आंसर निकाले, बल्कि जो फॉर्मूला होता है उस फॉर्मूले पे निकाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन, ये ऐसा भी नहीं करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, तो अगर आप अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, पसंद आया तो वीडियो को भी लाइक कीजिएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है कि अवधारणा समरूपता का परिचय देने के लिए सुश्री कमला ने अपने छात्रों को अलग अलग अनुभव उपलब्ध कराए, जैसे कि भिन्न आकार के प्रतिमान, कंप्यूटर द्वारा आकृतियों के चित्रों का परीक्षण और समूहों में विचार विमर्श इत्यादि। सुश्री कमला का आशय अधिगमकर्ताओं को बहुल अनुभवों को उपलब्ध कराना है जिसमें बच्चों को थोड़ा खाली समय मिले, मंदबुद्धि अधिगमकर्ताओं को सहायता मिले, प्रतिभाशाली अधिगमकर्ताओं को सहायता मिले या फिर सभी अधिगम आवश्यकताओं का प्रबंध हो जाए। तो कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। तो यहीं पे खत्म होते हैं आज के गणित के 30 क्वेश्चन। तो दोस्तों आप लोग ज़रूर बताइएगा कि इसमें से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए, कितने क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाए हैं और आज कितने क्वेश्चन सीखे गए। पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर वीडियो को शेयर कीजिएगा। और शिक्षा सिंधु को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, क्योंकि यहाँ पे हम लोग हर एक दिन यानी 23 दिन के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो शिक्षा सिंधु को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही जुड़े रहें और 2022 की तैयारी में लगे रहें।